दोस्तों, शहबाज शरीफ वजीर आजम तो बन गए हैं, लेकिन हर तरफ सरगोशियों का बाजार गर्म है कि ये कंपनी नहीं चलेगी। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने उसके बाद इस हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। और इन सब से जब पूछा जाता है कि आपकी ये राय किन हकायक की बुनियाद पर है, तो तकरीबन हर बंदा यही कहता है कि शहबाज हुकूमत मैंडेट चोरी करके यहां तक पहुंची है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के अलावा हर जमात ये समझती है कि इन इलेक्शंस में धांधली हुई है। ये सब जमातें बहुत जल्द इकट्ठी होकर इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगी और ये हुकूमत सरवाइव नहीं कर सकेगी। हजूरे वाला, बिल्कुल ऐसे ही इल्जामात 2013 में भी लगे, जलसे भी हुए, जुलूस भी हुए और धरने भी हुए थे, लेकिन हुकूमत नहीं गिरी थी। मेरे बोले पाकिस्तानियों, पाकिस्तान में हुकूमत गिराने के लिए हमेशा 2 हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला और सबसे मुवस्सर हरबा आर्मी के साथ साजबाज करके हुकूमत को कमजोर किया जाता है, जिसमें आर्मी जजेस को साथ मिलाकर हुकूमत को डिस्टेबलाइज करती है और अपोजिशन चढ़ दौड़ती है, हुकूमत को गिरा दिया जाता है। जबकि दूसरा तरीका आईनी है, मगर इसमें भी आर्मी का बहुत बड़ा रोल होता है और ये तरीका है अदम एतमाद का, जो इमरान खान साहब के खिलाफ अपनाया गया। और इमरान खान साहब पाकिस्तान के पहले वजीर आजम बने जिनको आईनी तरीके से अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। अब आइए इन दोनों तरीकों का बारी बारी जायजा लेते हैं और देखते हैं कि क्या शहबाज हुकूमत को इन दोनों में से किसी भी एक तरीके को इस्तेमाल करके गिराया जा सकता है या नहीं। सबसे पहले अदम एतमाद वाले मेथड की बात कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान में किसी पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए मिनिमम 172 MPs की जरूरत होती है, जिसको हम सादा अक्सरियत भी कहते हैं। इमरान खान साहब जब अगस्त 2018 में वजीर आजम बने तो उनके पास सिर्फ 176 MPs थे, जिसमें 116 सीट्स उनकी अपनी थी, कुछ मखसूस नशिस्तें थीं और कुछ लोगों को इधर उधर से पकड़कर 176 का नंबर पूरा किया गया था। यानी उस वक्त की अपोजिशन को अगर अदम एतमाद के जरिए इमरान खान साहब को हटाना मकसूद था, तो उन्हें सिर्फ 5 MPs को उधर से इधर करना था और इमरान खान हुकूमत गिर जानी थी। और ऐसा ही हुआ। जो ही MQM ने अपने रास्ते हुकूमत से जुदा किए तो खान साहब की हुकूमत धड़म से नीचे आ गिरी। उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब भी हुई। ये एक आईनी तरीका है जो किसी भी मुहज्जब मुल्क में उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब पार्लियामेंटेरियन को लगता है कि मौजूदा वजीर आजम अपनी अफादियत खो चुके हैं और मुल्क को संभालने के काबिल नहीं है। और जहां तक मेरा ख्याल है, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस अदम एतमाद की तहरीक में आर्मी ने इमरान खान साहब के खिलाफ कोई रोल अदा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना किया कि जो इमरान खान साहब को सहारे के लिए हमेशा अपना कंधा देते थे, इस अदम एतमाद के दौरान वो कंधा पेश नहीं किया। इससे ज्यादा आर्मी का इस अदम एतमाद की तहरीक में कोई रोल नहीं था। इमरान खान साहब के गुनाहों का और जुल्मों का प्याला असल में भर चुका था, और जब ये प्याला भर जाता है तो फिर अल्लाह ताला की जात इंसाफ तोलती है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ 3 पार्टियों की कोलिशन से बनी है, जिसको ऐवान में 206 वोट्स की हमायत हासिल है। वैसे तो शहबाज शरीफ साहब को 201 वोट्स मिले हैं, लेकिन उन्हें टोटल हमायत 206 मेंबरान की हासिल है। अगर MQM के 17 लोग किसी ना किसी तरह तोड़ भी लिए जाते हैं तो पीपल्स पार्टी को तोड़ना आसान नहीं होगा। MQM के 17 वोट से कोई खास फर्क भी नहीं पड़ना और ना ही इससे हुकूमत गिरनी है। आप एक नहीं बेशक 100 अदम एतमाद ले आए, शहबाज हुकूमत अदम एतमाद के जरिए नहीं गिरने वाली और उस वक्त तक नहीं गिरेगी जब तक पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी है। कुल मिलाकर मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि अदम एतमाद से शहबाज हुकूमत को गिराना नामुमकिन सी बात है। अब आ जाएं कि क्या आर्मी के साथ साजबाज करके हुकूमत गिराई जा सकती है, तो रावी इस बारे में भी चैन ही चैन लिखता है, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। नंबर 1, इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक ही जमात है जो हुकूमत गिराने की ख्वाहिश भी रखती है और पावर भी,
اور وہ ہے پی ٹی آئی، جس کو اسٹیبلشمنٹ نے ایک بار آزما کر دیکھ لیا۔ جو بدنامی اور شرمندگی پوری دنیا میں پی ٹی آئی کی وجہ سے آرمی کو اٹھانی پڑی ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی ذی شعور اسٹیبلشمنٹ کا بندہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب پر پھر سے اعتماد کرے گا۔ اور اسپیشلی 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے آرمی کو جو گزند عمران خان صاحب نے پہنچائی ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ آرمی 9 مئی کو کبھی نہیں بھولے گی، ایٹ لیسٹ کچھ سال تو بالکل نہیں بھولے گی، اور نہ عمران خان صاحب کی مخالف جماعتیں آرمی کو 9 مئی بھولنے دیں گی۔ نمبر 2، پی ایم ایل این میں شہباز شریف جیسے بہت سارے ہوش مت اور سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں جو مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، اور اپنی اسی مفاہمتی سیاست کی وجہ سے ہی وہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے دور کرنے میں کامیاب ہوئے اور سیاست میں اپنی جگہ پھر سے بنا لی۔ یعنی وہ جماعت جس کے بارے میں 2022 تک یہ کہا جاتا رہا کہ وہ قصہ پارینہ ہو چکی ہے، نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی ہے، پی ایم ایل این پھر کبھی اقتدار میں آنے کے قابل نہیں رہی، اس نے نہ صرف عمران خان صاحب کی حکومت گرائی بلکہ پی ڈی ایم کی صورت میں پہلے 16 مہینے حکومت کی اور اب ایک کلیئر مینڈیٹ کے ساتھ حکومت میں ہے، جبکہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں دور دور تک ایسا کوئی مفاہمتی سیاستدان نظر نہیں آتا، اور اگر کوئی تھا بھی تو عمران خان کے صاحب کے ارد گرد موجود خوش آمدیوں نے ان کو عمران خان صاحب سے بہت دور کر دیا ہے۔ نمبر 3، اسٹیبلشمنٹ خود بھی عمران خان صاحب سے رابطے بحال کرنے میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی۔ نمبر 4، جب کوئی نیا جنرل فوج کی کمانڈ سنبھالے گا تو ممکن ہے وہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کو تھوڑا سا ریلیف دے دے، مگر نیا چیف آف آرمی سٹاف آئے گا کیوں؟ کیا آپ کو لگتا ہے شہباز شریف کسی نئے آرمی چیف کو لانے کی غلطی کریں گے؟ میرے خیال میں نہیں، شہباز شریف صاحب ایسی غلطی ہرگز نہیں کریں گے اور جنرل عاصم منیر کو ہی اگلے 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دیں گے۔ دوسرا حربہ جو اکثر پاکستان میں حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے چانسز بھی 0.01% ہیں۔ تو کل ملا کر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوچوں پر کوئی پابندی نہیں، خواہشات پر اور امیدوں پر کوئی پابندی نہیں، لیکن جو 2 یا 3 مہینوں میں حکومت کو گھر بھیجنے کے خواب آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی تعبیر بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔